हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं प्रकाश दत्त आज के डीएनए में आपका स्वागत करता हूं। आज के डीएनए में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एक फेडरलिज्म के बारे में है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एस्पेक्ट हमारे होंगे वो जैसे ट्रेन, जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें कवच सिस्टम कैसे वर्क करता और कैसे उस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है डिटेल से आज हम लोग डीएनए डिस्कशन करेंगे, एडिटोरियल और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम कुछ इनिशिएटिव्स जो कि प्रोफाउंड आईएएस की तरफ से उसके बारे में डिस्कस कर लें। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी मेंस मिशन 500 है। इसमें हम लोग इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, आंसर राइटिंग और बहुत कुछ है इस कोर्स में। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी 2024-25 है, बैच स्टार्टिंग अभी से स्टार्ट होने वाला, और यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स है, और बहुत सारे प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ है, बहुत कुछ है। अगर ये सभी चीज़ें आपको अवेल करानी है तो आप जो है प्रोफाउंड आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल रखा है, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोफाउंड आईएएस का एक टेलीग्राम चैनल, उसे ज़रूर ज्वाइन करें, इससे हमारे रिसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपको मालूम चलता रहेगा और क्लासेस के बारे में भी काफ़ी डिटेल से पता चलता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, सिटीजन्स एक्टिविज्म दैट इज मिसिंग फ्रॉम द रेसलिंग रिंग। अब देखो यार, ये जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने बहुत सारे ऑथर्स को कोट किया, उतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत छोटा सा एरिया इससे हमें इम्पॉर्टेंट लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जीएस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिविल सोसाइटी का जो इंगेजमेंट है उसके बारे में बात कही गई। इस आर्टिकल में कहा क्या गया है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि एक बीजेपी एमपी है, जो हमारे करंट रूलिंग पार्टी के जो एमपी हैं, ठीक है, ब्रिजभूषण सिंह नाम है उनका, उन पर यह एलिगेशन लगा है कि सिंस ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने किसी को सेक्सुअली हैरेस किया है, एक रेसलर को। अब नाम जानना क्या करना हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लेकर प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े जो रेसलर्स थे वो आए उस प्रोटेस्ट में, उसका काफ़ी बार कंडेम भी किया गया, काफ़ी अप्रोर हुआ, समझ में आ रहा है। तो अब ये आर्टिकल कह रहा है कि ये उतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, ये जो आपका जो प्रोटेस्ट है इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कोट किया, मैं उतना तो मैं आपको नहीं जाऊँगा, पहले आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने दो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया अन्ना मूवमेंट का। अन्ना मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ, लोकपाल एक्ट जो है उसके बाद पास हुआ। इसके अलावा एक दो और मूवमेंट का इन्होंने नाम लिया। ठीक है, उन्होंने कहा ये सब क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इन्होंने एक शब्द में एक बात कही है कि ये सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि इनमें लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, लोकल लोग काफ़ी भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किए थे। इन्होंने एक और एग्जांपल लिया कि तमिलनाडु में रिसेंटली जो है लेबर लॉस को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। उसका रीज़न ये था कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी का इंगेजमेंट था, और दूसरी बात कि उसमें भी लोकल वर्कर सभी ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कहा था अगर यही मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में होता तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी इतनी एक्टिव नहीं है नॉर्थ इंडिया में। एक तो इन्होंने ये बात कही है ना, वहाँ पर नॉर्थ मतलब कि जो तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी ने कोलिजन गवर्नमेंट बना रखा है तो उस पर एम्फसाइजेशन है, समझ में आया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में शायद ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता। अब कमिंग बैक टू द रीसेंट प्रोटेस्ट, ये कह रहे हैं क्या कि हम एक उदाहरण लेते हैं एक प्रोटेस्ट का जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं हुआ, इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा ये एज अ प्रोटेस्ट, और उसके बावजूद जो है जो डैम बनना था वो बन ही गया। उन्होंने बोला इसका सबसे बड़ा कारण था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो था वो सेलिब्रिटी बेस्ड अप्रोच था, जिसमें ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ गए थे, उन्होंने उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। वो मास जो पार्टिसिपेशन था वो उस लेवल का दिखाई नहीं दिया आपको इस टाइप के मूवमेंट में, समझ में आ रहा है।
तो ये इन्होंने आपके सामने कहा कि जब भी कोई ऐसा सेलिब्रिटी इस तरह के मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उससे क्या होता है ना कि वो अर्बन मिडिल क्लास जो मेंटालिटी होती है कि अर्बन मिडिल क्लास एलीट ग्रुप जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, मास लेवल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फिर वो मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यहाँ पर रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट है ये भी कुछ इसी टाइप का दिखाई दे रहा है। इसमें ज़्यादातर सेलिब्रिटी रेसलर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस लेवल का मास इंगेजमेंट नज़र नहीं आ रहा है। अगर मास इंगेजमेंट उस लेवल का नज़र नहीं आएगा तो आप किसी भी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुली आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? यही इस पूरे आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसमें आपको इन जनरल बता दिया कि ऐसा ऐसा है। जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे को लगा कि द दिल्ली ऑर्डिनेंस इज एन, इन्होंने बोला कि अनबेस्ड पावर ग्रैब। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में क्या मतलब है मैं पहले समझाता हूँ, बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ। देखिए क्या मतलब हुआ। देखिए इंडिया में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म कहने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक, सेंटर स्टेट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ठीक है, पावर आप अगर 7 शेड्यूल में जाएं तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर लेजिस्लेट कर सकता है और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अलग अलग पावर हैं, दोनों अपने अपने जगह पे लेजिस्लेट कर सकता है। हालांकि इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए एकदम ट्रू फेडरलिज्म इंडिया में नहीं पाया जाता है, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म पाया जाता है। अब आप बोलेंगे ट्रू फेडरलिज्म हमें समझ में नहीं आया। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, ट्रू फेडरलिज्म है। वहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच जो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है, वहाँ पर सेंटर और स्टेट के क्लियर अपने सुप्रीम कोर्ट हैं, अपने जुडिशरी अलग है, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनके अपने फ्लैग अलग है। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में देखिएगा कि फ्लैग अलग नहीं है, जुडिशरी अलग नहीं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना। जैसे वहाँ पर यूएस में आपको डुअल सिटीजनशिप मिलता है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं, एक ही सिटीजन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की तरह जाता है। यहाँ पर सेंटर ज़्यादा बाइज्ड नज़र आता है स्टेट के कंपैरिजन में, वो एकदम क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सेंटर चाहे तो वो इंटरवीन कर सकता है स्टेट के लिस्ट में भी। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का फेडरलिज्म हमारे यहाँ नज़र आता है और ये ज़रूरी भी है। इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, इन्होंने जानबूझकर इस टाइप का एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म रखा। उसका कारण था कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। इतने जो डाइवर्स क्लिवेजेस नज़र आ रहे हैं हमको, इस डाइवर्स क्लिवेजेस में ज़रूरी है कि थोड़ा सा जो है डोमिनेंट सेंटर रहे। समझ में आ रहा है? और उसको बांध के रखे पूरे के पूरे फेडरल यूनिट्स को। ठीक, फाइन, बहुत वेरी गुड, हमें समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि ये इशू उठा कैसे है। देखिए आपको पता होगा कि दिल्ली इज ए यूटी, राइट, यूनियन टेरेटरी है दिल्ली। अब इन्होंने क्या कहा है कि चूंकि ये एक यूनियन टेरेटरी है तो फेडरलिज्म की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए दिल्ली एक यूटी है लेकिन उसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। इस बात को ज़रा समझना पड़ेगा आपको। दिल्ली एक यूटी है, उसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, इसीलिए वो एक तरह का फेडरल यूनिट की तरह काम करता है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट में और यूनियन टेरेटरी में स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में वो लेजिस्लेट कर सकता है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर होता है, लैंड होता है, इन सब चीज़ों में उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, बाकी सभी चीज़ों में जुरिस्डिक्शन बनता है। समझ में आ गया? अब सवाल उठता है कि ये इशू उठा कैसे। देखिए ये उठा ऐसे कि एक इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि यूनियन टेरिटरी में जो सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया जाता है उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगा, यूनियन टेरिटरी होगी, दिल्ली खुद होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि देखिए ऐसा है, उसके अंदर का सर्विस है तो उस दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वही अपने अंदर के सिविल सर्वेंट को वो रेगुलेट करे। अब यहाँ पे मामला बिगड़ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो अगले ही दिन जो है तुरंत ऑर्डिनेंस इशू कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये कहते हुए कहा कि भैया हम एक बॉडी बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसका नाम है, उस एक बॉडी हम बना रहे हैं, उस बॉडी के तहत जो होगा जितने भी आपके मतलब कि सिविल सर्वेंट जो यहाँ पर आपको मतलब कि दिल्ली में जो काम कर रहे होंगे उसी बॉडी के थ्रू उसका अपॉइंटमेंट होगा। प्रॉब्लम ये नहीं था कि उस बॉडी के थ्रू उसका अपॉइंटमेंट था, प्रॉब्लम क्या था कि जो वो जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो
जो मतलब जो मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, एक है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक है चीफ सेक्रेटरी और तीसरा जो है वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। अब उसमें यह है कि अगर वो 3 मेंबर बॉडी आपने बनाया, मैं नाम उसका बताऊंगा कि वो 3 मेंबर बॉडी, उसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसका नाम इन्होंने दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस बॉडी का नाम इन्होंने दिया है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज दैट द बॉडी नेम, नेशनल कैपिटल, ये देखो ये रहा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये इस बॉडी का नेम है। समझ में आ गया। इसमें 3 मेंबर हैं, पहला है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दूसरा मेंबर है चीफ सेक्रेटरी और तीसरा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम। अब देखो ध्यान सुनो, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ये दोनों के दोनों IAS हैं, ठीक है। और तीसरा कौन है? चीफ मिनिस्टर। अब देखो दोनों IAS है, यानी कि दोनों अपॉइंटेड हैं, और तीसरा जो है वो इलेक्टेड है। एक तो ऐसी बॉडी बननी ही नहीं चाहिए कि जिसमें एक इलेक्टेड अथॉरिटी हो और 2 जो हो वो अपॉइंटेड अथॉरिटी हो। इसका मतलब आपने इलेक्टेड और अपॉइंटेड अथॉरिटी को बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है? चलो ये बॉडी बना भी दिया गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर 2 लोगों ने मना कर दिया है तो वो नाम नहीं भेजा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अब के बाद, जब से ऑर्डिनेंस आया है, इस बॉडी के बनने के बाद, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनने के बाद, जो भी सिविल सर्वेंट दिल्ली में अपॉइंट होंगे वो जो होंगे इनके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। ये जो बोलेंगे वही अपॉइंट होंगे। अब इन 3 मेंबर में 2 मेंबर ने अगर मना कर दिया तो वो नाम नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर चीफ मिनिस्टर चाहे भी और बाकी 2 जो कि सेंट्रली अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं, अगर वो दोनों मना कर देंगे तो वो नाम हटाया जा सकता है। अब आप सोचिए कि एक अपॉइंटेड अथॉरिटी जो है वो एक जो पॉलिटिकली या फिर पब्लिकली इलेक्टेड अथॉरिटी है, उसकी बात को काट दे रहा है। आप समझ रहे हो? एक तरह का एसिमेट्री है जो कि होना नहीं चाहिए। समझ में आया? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर इनके सामने ही आ रहा है। ये दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर कर जो है वो स्टेट के पावर को ग्रैब कर रही है। अब कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तो स्टेट ही नहीं है, दिल्ली इज नॉट ए स्टेट। समझ में आ रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में ये कहा है कि ये स्टेट नहीं है, लेकिन चूंकि इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है तो ये भी एक तरह का फेडरल यूनिट का पार्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में एक तरह का एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। ठीक है, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि एक स्पेशल पावर के साथ हैं। सिमिलरली दिल्ली, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, उसके पास स्पेशल पावर था। ऐसे 371 में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल पावर है, असम है, नागालैंड है। सिमिलरली दिल्ली में भी वो एक ऐसा स्टेट है जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। समझ में आ रहा है? तो एक तरह का एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में एक फेडरल यूनिट है। अब इस तरीके से किसी फेडरल यूनिट का पावर को ग्रैब करना फेडरलिज्म के एसेंस के अगेंस्ट होता है, और फेडरलिज्म किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं पर फेडरलिज्म है, इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों लेवल के गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर एंटिटी को चला रहे हैं। मान लीजिए मैं यूपी में रह रहा हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमें देख रही है। तो 2 तरह का हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप फेडरलिज्म नहीं रखेंगे तो उस तरह का डेमोक्रेटिक एसेंस दिखता नहीं है सामने। अब इस बॉडी के बना लेने पे प्रॉब्लम क्या है? इसी आर्टिकल में इन्होंने 3 4 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है। देखिए इन्होंने क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये कह रहे हैं, क्या सबसे पहली प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने तुरंत ऑर्डिनेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को काट दिया, ओवरटर्न कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑल्टर किया जा सकता, आउटराइटली जो है उसको पलटा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया आपके सामने। दूसरा क्या सबसे बड़ा चैलेंज है कि दूसरा जो सबसे बड़ा इनके सामने चैलेंज लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंस, ये DC वाधवा केस के तहत जो था, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरेंजमेंट लग रहा था कि जब कोई असेंबली अगर ऑफिस में नहीं है या पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया, तो आप ऑर्डिनेंस इशू करिए। अब ये इस टाइप का इशू जो कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इतना इमरजेंसी नहीं है, उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रहा है। तीसरी बात जो यहाँ पे आपके सामने वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव पावर है आर्टिकल 239A में जो लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं इस टाइप का जो मतलब उनके आर्टिकल 239A में लिखा हुआ है कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के तहत के पावर को छोड़ के
बाकी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को पूरा अधिकार है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है। अब बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, बिना आर्टिकल 239 ए के अमेंडमेंट के आप ये ऑर्डिनेंस लाके कैसे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस को जो है हैम्पर कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को हैम्पर कर रहा है। तो तीसरी प्रॉब्लम ये आ गई सामने। चौथा ये कह रहे हैं क्या कि सिविल सर्विसेज अथॉरिटी वेयर द ब्यूरोक्रेसी कैन ओवर रूल द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। अब ये देखिए, अब 2 IAS ऑफिसर चीफ मिनिस्टर की रूलिंग को ओवर टू रूल कर दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं? तो इन्होंने यही बात आपके सामने कहा है कि इन सभी रीजंस के होने के कारण ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये एक तरह का पावर ग्रैब नजर आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के पावर को ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है। समझ में आ रहा है? तो इसको नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट जो है आप जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए। तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल? पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल? तो पहला पॉइंट इनके हमारे सामने क्या बोला इन्होंने कि देखिए ऐसा है, एक नेशनल कैपिटल रीजन में एक जो है सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके अंदर आते हैं। समझ में आ गया आपको? इस चीज़ को टर्न डाउन करने के लिए जो है एक ऑर्डिनेंस लाया गया। उस ऑर्डिनेंस में एक अथॉरिटी बनाई गई। उस अथॉरिटी में 3 मेंबर थे, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक चीफ सेक्रेटरी और एक चीफ मिनिस्टर CM था। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये दोनों के दोनों ब्यूरोक्रेट हैं, IAS हैं। ये कैसे टर्न डाउन कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर के फैसले को? क्योंकि अगर ये सारा फैसला अथॉरिटी जो है वो मेजोरिटी के बेसिस पे लेगी, सारा का सारा जो अपॉइंटमेंट है वो मेजोरिटी के बेसिस पे लेगी। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो ये दोनों अगर टर्न डाउन कर देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को के रिप्रेजेंटेटिव के मैंडेट को, तो कहीं ना कहीं एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो स्ट्रगल देखने को मिल सकता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? इसलिए इसमें 4 मेजर प्रॉब्लम्स नज़र आता है। पहली प्रॉब्लम तो ये नज़र आती है कि कैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। समझ में आ गया है ना? ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि भैया ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? वाधवा केस के हिसाब से तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही काम करना चाहिए ऐसा। तीसरा इन्होंने बोला कि भाई कैसे हो सकता है कि एक ब्यूरोक्रेट, एक सिविल सर्वेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट के मैंडेट को, जो कि पब्लिकली सेलेक्टेड हुए हैं, उनके मैंडेट को क्रॉस कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? और दूसरी बात, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, अंडर आर्टिकल 239 AA में। इन सब के कारण ये एक तरह का पावर ग्रैब लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस द नेसेसिटी या डिस्कस द रिक्वायरमेंट लिख लें आप। डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ asymmetric federalism in India. Discuss how recent ordinance in Delhi can subjugate the spirit of federalism to 50 words.
15 मार्क्स। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रीपिंग चेंज। क्रीपिंग चेंज का क्या मतलब है? देखो ये क्या बोला गया है इन्होंने, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। अभी क्या हुआ है कि आपको पता था कि कुछ समय से बनारस के ज्ञानवापी मॉस्क का प्रॉब्लम इशू चल रहा था, ठीक है। उसमें ये हुआ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन इन वन कम्युनिटी ये ब्लेम करती है कि इट्स अ टेम्पल, दूसरा सेक्शन जो है वो ऑफकोर्स कहेगा कि ये मॉस्क है, ठीक है। ये मुद्दा चल रहा था। अभी कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ सर्च वर्च किया, पता चला कि अंदर में कुछ ऐसे हिंदू मोटिव्स नज़र आए हैं, ठीक। अब हुआ ये कि ये चीज़ देखते हुए 5 विमेन ने हाई कोर्ट में जाकर एक केस फाइल किया, कहा कि भाई हमको वहाँ पे वर्शिप करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस पर अभी कोई जजमेंट नहीं आया है, इस प्ली को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब सारा बवाल इस पूरे के पूरे चीज़ में यही है। हाई कोर्ट ये कह रही है, या जस्टिस मुनीर ये कह रहे हैं कि देखो हमने ये प्ली ये सोच कर लिया है कि राइट टू वर्शिप का अधिकार है कि नहीं विमेन का पर्टिकुलर प्लेस पर। समझ में आ गया आपको? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने इसके कैरेक्टर को बदल दिया है फ्रॉम मॉस्क टू टेम्पल। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मुझे अजीब लग रहा है। आपने 5 विमेन का प्ली को एक्सेप्ट किया ये कहते हुए कि हमें ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर हमें पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक तरफ तो आप पूजा करने के अधिकार के मोटिव को आप जो है उस प्ली को आपने एक्सेप्ट किया है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम कैरेक्टर भी नहीं चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? वही इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है कि भैया जैसे आपने इसमें पूजा करने का अधिकार को देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर चेंज को आप कह ही रहे हो एक तरह का। ये बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा है कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशरी को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश किया है आपके सामने। समझ में आ रहा है? अब क्यों नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव क्लेम्ड दैट डेली वर्शिप ऑफ दी हिंदू डेटीज वॉज गोइंग ऑन दी ज्ञानवापी टिल 19। ये क्या कह रहे हैं जिन्होंने इसको एप्लीकेशन दिया है? वो कह रहे हैं क्या कि 1947 से लेकर 1990 तक पूजा पाठ चलता था वहाँ पर। समझ में आ गया? 1990s के बाद धीमे धीमे पूजा पाठ का दर कम हो गया। समझ में आया? एक बात तो इन्होंने ये कही। इन्होंने हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखो ऐसा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर वही रहेगा जो 1947 15 अगस्त को था। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक जो है वर्शिप का प्लेस है। पहले समझो इस इशू को। मान लीजिए ये एक वर्शिप का प्लेस है। 15 अगस्त 1947 को ये मॉस्क था, तो ये मॉस्क ही रहेगा, ये टेम्पल नहीं हो सकता है। इस बात को समझिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अयोध्या वाला राम मंदिर वो एक्सेप्शन है, उसमें वो हटा दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। लेकिन यहाँ पर यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वही कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। अब बवाल सुनिए क्या है। लोग कह रहे हैं क्या कि अगर आप इसमें वर्शिप करने का अधिकार दे रहे हैं तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि आप इसमें कहीं ना कहीं टेम्पल जैसा स्पिरिट क्रिएट कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट कह रही है भाई गलत हो जा रहे हो तुम। हाई कोर्ट कह रही है कि भाई हम बस ये देख रहे हैं कि ये पूजा कर सकते हैं कि नहीं, हम इसके कैरेक्टर के चेंज करने की आपके सामने बात ही नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग इनके प्रोपोनेंट हैं, जो चाहते हैं कि पूजा हम करें या उनके फेवर में है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम 1947 से ही यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है कि आप जो है हमको मना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। यही पूरी बात जो है इस पूरे आर्टिकल में कहा गया कि इस टाइप का क्रीपिंग चेंज नहीं है करना चाहिए। कोर्ट शुड बी वेरी ऑफ इंक्रीमेंटल स्टेप्स टू ऑल्टर स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इन्होंने बोला है कि उन पर थोड़ा सा अपने को दूर रखना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है सर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम। अब ये क्या मतलब है समझिए, पहले ये घटना समझिए सर।
तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये घटना हुआ क्या है, थोड़ा समझिए। हुआ क्या कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन है, कुछ बाजार स्टेशन करके नाम है उसका। उसमें क्या था कि एक रेलगाड़ी आई थी, गुड्स ट्रेन थी, ठीक है। तो वो गुड्स ट्रेन जो थी वो लूप लाइन में खड़ी थी, ठीक। अच्छा, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन जा रहा था, उसके पैरेलल एक और लाइन जा रहा था, ऐसे, ठीक। 3 लाइनें थीं। अभी क्या हुआ कि ये मेन लाइन का लाइन था, सिग्नल ऑन हुआ। पता नहीं ये ट्रेन कैसे हुआ कि ये मेन लाइन को छोड़ के लूप लाइन में चली गई, और यहाँ पे ऑलरेडी गुड्स ट्रेन था। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब गुड्स ट्रेन था तो क्या हुआ कि ये जो ट्रेन थी ये गुड ट्रेन में जाके टकरा गई, इसके पूप साइड, यानी कि जो गार्ड वाला साइड था वहाँ जाके टकरा गई। अब जब यहाँ टकरा गई तो इसके बाद ये पूरा का पूरा जो है इसके बॉगीज वगैरह जो थे वो जाकर जो है अगले वाले ट्रैक पे चले गए, और यहाँ से भी बगल से एक ट्रेन जा रही थी, तो तीनों ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। समझ में आ गया। अब इन्होंने ये कहा है कि देखिए सर, यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कवच सिस्टम होता तो ये पॉसिबल नहीं था। कवच सिस्टम में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं। कवच सिस्टम में बहुत सारे सेफगार्ड का क्या मतलब होता है कि इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ध्यान रखिएगा सर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है, SIL 4 स्टैंडर्ड्स के हैं। इसमें है क्या कि अगर मान लीजिए एक ही ट्रैक में गलती से 2 ट्रेन आ भी जाए तो इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों ट्रेनें जो हैं आपस में रुक जाएंगी। इसके अलावा इसमें 2-3 फीचर्स और भी बताए गए हैं इस कवच सिस्टम में। इसमें है क्या कि RFID टेक्निक से, इसमें क्या बोला इन्होंने कि RFID टेक्निक जो होती है, RFID टेक्निक से जो ट्रेन का ड्राइवर, लोकोमोटिव है, और जो स्टेशन मास्टर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता रहेगा। अगर मान लीजिए कभी मिसकम्युनिकेट हो भी गया तो दोनों के दोनों आपस में कम्युनिकेट करके, मतलब मान लो सिग्नलिंग में प्रॉब्लम हो गया तो कम्युनिकेट करके किसी भी एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्शन। तीसरा प्रोटेक्शन इन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ड्राइवर ने सिग्नल देखा रेड और वो फिर भी स्पीड बढ़ा के निकल लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कवच सिस्टम में। अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन एरर हुआ भी तो अगर कवच सिस्टम रहेगा तो जैसे ही सिग्नल रेड देखा तो वहीं पर सेल्फ ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि कुछ जैसे सिकंदराबाद रीजन वगैरह में ये कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब टाइम आ गया है कि इसको ऑल ओवर इंडिया में इस कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि इस टाइप की जो त्रासदी हुई है इसको रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है जो उड़ीसा में हुआ है, ये बात आप समझ लीजिए। तो रेलवे बोर्ड ने वो एलेज किया कि सिग्नलिंग इंटरफेरेंस था। हालांकि जो ड्राइवर्स थे उन्होंने कहा कि हमने सिग्नल को फॉलो किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई सिग्नल इशू हुआ है जिससे मेन लाइन की ट्रेन जो है वो कहाँ चली गई है, वो बगल के लूप लाइन में चली गई है। अच्छा, केरला में आपको मालूम होगा कि कुटनाड डिस्ट्रिक्ट में कुछ साल पहले 2018 में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पर एक्चुअली बिलो सी लेवल एग्रीकल्चर भी होता है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, विद कुदुम श्री मिशन के तहत यहाँ की जो लेडीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर टूरिज़्म वगैरह प्रमोट करना शुरू कर दिया है। जैसे ये है ना, बोट वोट से टूरिज़्म वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, इससे उनका लाइवलीहुड इंक्रीज़ कर रहा है। ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मतलब जो एक्टिविज़म है उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब बता रहा है उसके बारे में। अच्छा, नाटो चीफ ने अर्ज किया है टर्की को नॉट टू वोट स्वीडन बिड, नॉट टू वीटो स्वीडन बिड। एक्चुअली क्या है, स्वीडन भी ज्वाइन करना चाह रहा है नाटो को, समझ में आ रहा है, और टर्की इस बात को रोक रहा था। तो इसी पर नाटो के चीफ हैं, ये उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। उन्होंने कहा है टर्की के प्रेसिडेंट को कि भाई, एर्दोगन जिनका नाम है, कि भैया ऐसा है आप इनके बिड को रोकिए मत, स्वीडन अगर पार्ट बनना चाहता है तो वो बन सकता है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में बात करा। अब ये अगेन रशिया के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, क्योंकि रशिया ने स्वीडन को भी रोका है कि आप नाटो ज्वाइन मत करिए, समझ में आ रहा है। तो रशिया फिर एक पता नहीं एक सीरीज़ ऑफ वॉर आपका दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो सीरीज़ ऑफ वॉर होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।